हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी कर रहे होंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे सब इंग्लिश में होंगे और जो उसका सॉल्यूशन है वो हिंदी में होगा। और बहुत से क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं होंगे, उसे हिंदी में समझाया गया हो। चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन लैंड लेवलिंग इज कैलकुलेटेड बाय एंड एरिया मेथड या प्रोज्मोइडल मेथड। व्हाट इज the expression of volume of earthwork V using prismoidal formula A1 is equal to area of first and plane, A2 area of second and AM जो दे रखा है area of middle section parallel to the end planes, L distance between end planes। ये जो इसमें बताया गया है प्रिज्मोइडल का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसमें A1 जो दे रखा है फर्स्ट हैंड दे रखा है और A2 जो सेकंड हैंड और AM जो दे रखा है मिडिल सेक्शन का दे रखा है। और जो इसमें जो सही आंसर है इसका पेन को क्या हो गया आज। V is equal to L by 6 A1 plus 4 AM plus A2। प्रिज्मोइडल का जो है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये है। प्रिज्मोइडल सूत्र जिसे सिम्पसन का आयतन नियम भी कहा जाता है औसत अंतिम क्षेत्र विधि की तुलना में आयतन की अधिक सटीक गणना प्रदान करता है। यह आयतन के एम मध्य भाग को अधिक महत्व देकर कार्य करता है। वे मिट्टी के काम की कुल मात्रा एल दोनों अंतिम तलों के बीच की दूरी A1 प्रथम छोर समतल का क्षेत्रफल A2 दूसरे छोर का क्षेत्रफल हो जाएगा और AM जो है A1 ठीक बीच में स्थित खंड का क्षेत्रफल और A2 इन दोनों के बीच का। बाकी ये है सर्वे का क्वेश्चन है। टैग इन द मीटर चैन आर फिक्स्ड एट एवरी लेंथ। जो टैग दिया जाता है वो कितने पे दिया जाता है? वो 5 मीटर पे दिया जाता है। अब इसके मिलते जुलते जानकारी भी ले लेते हैं। मीटर चैन में आमतौर पर 20 मीटर या 30 मीटर की होती है। टैग लाइन जो है वो टैग जो है दूरी को जल्दी पढ़ने में सुविधा के लिए इन्हें हर 5 मीटर पर लगाया जाता है। पीतल के छल्ले 1 मीटर के अंतराल पर। लिंक जो है 0.2 है 20 मीटर के लिए। अब ये चेजी रफनेस कॉफिशेंट सी दे रखा है इसमें। चेजी जो दे रखा है सी दे रखा है। सी का फॉर्मूला होता है वी, ये वी इजगल टू हो जाएगा अंडर रूट में आर और एस। और जब इसकी कर देंगे आर पे पावर 1/2 और एस पे पावर 1/2
ये हो गया। और जो मेनिंग फॉर्मूला होता है V इजिकल टू 1/n R पे पावर 2/3 और S पे पावर 1/2। दोनों को इक्वल कर देंगे इन्हें। दोनों को इक्वल करने के बाद में जो दोनों को डिवाइड कर देंगे R बाई दोनों तरफ, R पे पावर 1/2 और S पे R पे पावर 1/2, S पे पावर 1/2, दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद में जो आएगा ये आएगा R पे पावर 6/n, ये आ जाएगा। ये यहाँ पर कर रखा है। C इंटू R, C जो वो हो जाएगा कोफिशिएंट, चेंज कोफिशिएंट, और यहाँ पर n है मेनिंग कोफिशिएंट। ये दोनों R पे पावर 1/2 हो जाएगा, S पे पावर 1/2 हो जाएगा, R पे पावर 2/3, S पे पावर 1/2, दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर R पे पावर 1/2 बच जाएगा। 1/2 जो है 2/3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 2/3, 1 माइनस 1/2 अपॉन में n है, तो R पे पावर 1/6 इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन है, मरकरी और उसका अधेजन और कोहिजन वाला क्वेश्चन। When mercury and water are separately placed in separate glass tube and development of meniscus in both cases means, इसके ऑप्शन नहीं है। चलो नीचे पढ़ लेते हैं। संसर्जन बल मतलब कोहिजन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण, जैसे पानी पानी पारा पारा। आधेजन, कांच और तरल के बीच में लगने वाला फोर्स। कांच में पारा, पारे का मेनिस्कस उत्तल होता है, बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है, इसलिए होता है क्योंकि पारे के अणुओं के बीच संसर्जन बल पारे और कांच के बीच असंजन बल से अधिक मजबूत होता है। पारे के अणु कांच की ओर आकर्षित होने की तुलना में अधिक मजबूती से एक दूसरे को खींचती है, जिससे तरल सतह को गीला नहीं कर पाता। कांच में जल का मेनिस्कस अवतल अंतर की ओर मुड़ा हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल के अणुओं और कांच के बीच आसंजन बल जल के अणुओं के बीच संसर्जन बल से अधिक मजबूत होते हैं। जल कांच की सतह की ओर आकर्षित होता है। यहाँ और अच्छी तरह दे रखा है, यहाँ ये मरकरी है। मरकरी में जो है कोहिजन जो है ज़्यादा हो जाएगा, कांच को गीला नहीं करता। कोहिजन फोर्स जो है ज़्यादा हो जाएगा अधेजन से। और इसमें जो है अधेजन फोर्स आसंजन बल संसर्जन बल से ज़्यादा हो जाएगा, जो कांच को गीला कर देगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया इसमें भी। Mercury and water are separately placed in separate glass tube and development of meniscus in both cases। अब इसके ऑप्शन होते तो अच्छे से हो जाता। Cohesive force between mercury molecules are greater than,
कह रहा कोहेसिव, हाँ ये सही बात है। अधेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास, अधेसन फोर्स जो लगेगा इन दोनों के बीच में, अधेसन फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास आर द ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स वाटर एंड ग्लास, द ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड मोलिक्यूल्स। अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडी हैज, अनस्टेबल कब होता है? जब मैटर सेंटर जो है ग्रेविटी से ऊपर हो जाता है। ये फर्स्ट ही सही है इसका, मैटर सेंटर अब होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडी हो जाएगी। इसकी भी कंडीशनें देख लेते हैं। स्थिर संतुलन, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ऊपर मैटर सेंटर होता है m, यानी शरीर गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ऊपर होता है g। इससे एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है जो पिंड को उसकी मूल स्थिति में वापस ले जाता है। अस्थिर संतुलन, इसमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नीचे मैटर सेंटर होता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नीचे होता है g। इससे एक उलटफेर बल उत्पन्न होता है जिसके कारण वस्तु पलट जाती है। तटस्थ संतुलन, मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के साथ मेल खाता है। m और g दोनों ही एक बिंदु पर स्थित होते हैं। सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी वेरीज, जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी वेरीज, सॉइल मॉइस्चर जो होता है 1/10 से ये होता है 1/3, तो 0.1 से 0.33, ये वाला बी सही है। बी 1.1 से 0.33 ATM। फील्ड कैपेसिटी, मिट्टी में मौजूद नमी या जल की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा अतिरिक्त पानी के बह जाने के बाद भी मिट्टी में बनी रहती है। मतलब अतिरिक्त पानी के बह जाने के बाद जो मिट्टी में बनी रहती है उसे फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। इस बिंदु पर मृदा आर्द्रता तनाव आमतौर पर 1/10 से 1/3 वायुमंडल 0.1 से 0.33 ATM के बराबर है। संतृप्त क्षमता 0 ATM होती है और स्थायी गलनांक 7 से 32 ATM के बीच होता है। ये पॉइंट सब याद रखने लायक पॉइंट है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU 100%, CU 100%, इसी में ही यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का CU 100% फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन इंडिकेट्स। CU 100 जो है क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कर रहा है यूनिफॉर्म डेप्थ एप्लीकेशन, यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन को डिनोट कर रही है। अनुप्रयोग की एक समान गहराई है। एक रूपता गुणांक CU, इसे जल का वितरण दक्षता के रूप में भी जाना जाता है। यह मापता है कि सिंचित क्षेत्र में पानी कितनी समान रूप से वितरित होता है। 100 CU, यह मान दर्शाता है कि पानी पूरे क्षेत्र में एक समान गहराई तक प्रवेश कर चुका है। गणितीय रूप से इसका अर्थ है कि अनुप्रयोग की औसत गहराई से औसत संख्यात्मक विचलन शून्य है। दक्षता बनाम एकरूपता, हालांकि उच्च एकरूपता अक्सर बेहतर दक्षता की ओर ले जाती है। CU 100% का मान विशेष रूप से वितरण पैटर्न एकरूपता का वर्णन करता है, न कि अनुप्रयोग या भंडारण दक्षता का, जो जलहानि जैसे वाष्पीकरण या अपवाह और जड़ क्षेत्र क्षमता को ध्यान में रखता है। ये तो वही हो गए। तो अब ये कह रहा है CU का मान 100% है, तो इसका सीधा अर्थ है कि खेत के हर हिस्से में अनुप्रयोग की गहराई एक समान है। विच टाइप ऑफ पंप इज मोस्ट सुटेबल टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम कैनाल या रिवर्स टू ओपन चैनल?
तो इसमें जो हो जाएगा पॉपुलर पंप हो जाएगा इसका सही आंसर, पॉपुलर पंप। नहरों और नदियों से बड़ी मात्रा में पानी को खुले चैनलों जहां हेड आमतौर पर कम होता है तक उठाने के लिए सबसे उपयुक्त पंप पॉपुलर पंप, जिसे अक्षीय प्रवाह पंप के रूप में भी जाना जाता है। पॉपुलर पंप उच्च प्रवाह कम दबाव। नदी के पास की नहर या खुली धारा तक पानी ले जाने के लिए बहुत कम ऊर्ध्वाधर दूरी, कम दबाव पर भारी मात्रा में पानी को स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। पॉपुलर पंप विशेष रूप से इसी के लिए डिजाइन किए गए हैं। दक्षता उच्च प्रवाह कम दबाव वाले अनुप्रयोगों के लिए ये अपकेंद्रीय या प्रत्यावर्ती पंपों की तुलना में सबसे कुशल विकल्प है। सामान्य उपयोग सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण और प्राकृतिक जल निकायों से बड़े पैमाने पर जल का स्थानांतरण के लिए मानक विकल्प है। प्रत्यावर्ती पंप उच्च दबाव। प्रत्यावर्ती पंप में उच्च दबाव होता है, कम डिस्चार्ज होता है। अपकेंद्रीय पंप में जो है इसका उल्टा होता है, डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, दबाव कम होता है। हेड कम होता है अपकेंद्रीय पंप में। ये मिश्रित प्रवाह पंप अपकेंद्रीय और प्रणोदक पंपों के बीच एक संकर, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हेड प्रणोदक पंप की कुशल क्षमता से थोड़ा अधिक होता है। ओगार होल मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ओगार होल मेथड कब यूज करते हैं? फॉर द मेजर ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जब जो है बिलो द वाटर टेबल, अबव द वाटर टेबल, बोथ बिलो द वाटर टेबल। चलो इसका सही आंसर देखते हैं क्या कहता है ये। जल स्तर के नीचे, हाँ ए इसका सही आंसर है। बिलो द वाटर टेबल। इस विधि में जल स्तर के नीचे एक निश्चित गहराई तक गड्ढा खोदना शामिल है। पानी को पंप करके बाहर निकाला जाता है और जिस दर से जल स्तर वापस अपनी संतुलन स्थिति में आता है उसे मापा जाता है। क्योंकि यह आसपास की मिट्टी से जल स्तर के नीचे बने गड्ढे में बहने वाले पानी पर निर्भर करता है, इसलिए इसे विशेष रूप से उस क्षेत्र में माप लेने के लिए डिजाइन किया गया है। Spacing between laterals of tiles drainage system when the installed in heavy texture soil in the comparison to when installed in light texture soil is kept. More or less equal, not spacing between lateral of tiles drainage system when the installed in heavy texture soil in comparison to when installed in light texture soil is kept। तो इसका लेस होना चाहिए, देखते हैं इसका आंसर। कम सही है, इसका आंसर लेस ही होगा। पासों टाइल नलियों के बीच की दूरी मिट्टी की पारगम्यता पर निर्भर करती है, जो कि पानी के उसमें से आसानी से गुजरने की क्षमता है। भारी बनावट वाली मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी में बहुत कम छिद्र होते हैं और पारगम्यता कम होती है। चूँकि इन मिट्टी में पानी धीरे धीरे बहता है, इसलिए अतिरिक्त पानी को प्रभावी ढंग से निकालने के लिए नालियों को एक दूसरे के करीब कम दूरी पर लगाना आवश्यक है। हल्की बनावट वाली मिट्टी जैसे रेत में बड़े छिद्र होते हैं, इसकी पारगम्यता अधिक होती है। जितने ज़्यादा बड़े छिद्र हो गए तो पारगम्यता तो ज़्यादा होगी उतनी। पानी इसमें से तेज़ी से बहता है, जिससे नालियों को अधिक दूरी पर अधिक अंतराल पर लगाया जा सकता है और फिर भी वे प्रभावी रहती है। इसलिए हल्की बनावट वाली मिट्टी की तुलना में भारी बनावट वाली मिट्टी में पौधों के बीच की दूरी कम रखी जाती है।
पौधों के बीच की दूरी कम रखी जाती है। वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर इंस्टॉलेशन वैन। वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर इंस्टॉलेशन वैन। Vertical drainage system. Aquifer has good water quality and hydraulic conductivity of water is high. Aquifer has poor water quality and hydraulic conductivity of aquifer is low. For immediate removal of excess water from root zone, ये नहीं है। इसका आंसर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। Aquifer has good water quality and hydraulic conductivity of aquifer is high. Conductivity aquifer is high. ए ही है इसका, ए है। चलो पढ़ लेते हैं। अच्छी जल गुणवत्ता। यदि पंप किया गया पानी अच्छी गुणवत्ता का है तो इसे सिंचाई के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह प्रणाली अत्यधिक किफ़ायती और कुशल बन जाती है। यदि पानी गुणवत्ता खराब या खारा हो तो इसके सुरक्षित निपटान की आवश्यकता होगी, जिससे लागत और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ जाएंगे। उच्च जल चालकता। ऊर्ध्वाधर जल निकासी के प्रभावी होने के लिए जलभृत इतना पारगम्य होना चाहिए कि पानी के कुएं की ओर आसानी से प्रवाहित हो सके। उच्च जल चालकता यह सुनिश्चित करती है कि एक कुआं एक बड़े क्षेत्र प्रवाह का बड़ा दायरा को प्रभावित कर सके, जिससे यह परियोजना व्यवहार्य होती है। ऊर्ध्वाधर जल निकासी तब सबसे उपयुक्त होती है। ये कट गया। हाइड्रोग्राफ जो होता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। अब ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम, यही है इसका हाइड्रोग्राफ का। समय के सापेक्ष जल प्रवाह। हाइड्रोग्राफ एक चित्रात्मक निरूपण है जो दर्शाता है कि किसी नदी या धारा का किसी विशिष्ट बिंदु पर प्रवाह दर समय के साथ कैसे बदलता है। इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि वर्षा के दौरान जल निकासी बेसिन किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। एक्स अक्ष समय मिनट घंटे यह को दर्शाता है। वाई अक्ष जो है मीटर क्यूब पर सेकंड को दर्शाता है। ये अन्य विकल्प दिए गए हैं। इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी वर्सेस टाइम तो हाइड्रोग्राफ। ए प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, हाइड्रोग्राफ है इसका। ये बाकी हो गया। दो ऑप्शन है। इन रेशनल मेथड द रेनफॉल ड्यूरेशन एक्स इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, द रिजल्टिंग ऑफ रन ऑफ विल बी कांस्टेंट एट पीक रेट लेस देन पीक रन ऑफ रेट। इसका ऑप्शन ए, इसका जो है ए है।
सही आंसर। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हाइड्रोलिक्स के भी है जो बार बार आने की संभावना है उनकी, बार बार की आते हैं, जो बार बार की आते हैं वो पेपर में भी आ सकते हैं। वर्षा की अवधि टी आर, टी आर अगर लेस देन टी सी, टी सी क्या है? सांद्रता समय। यह वह समय है जो अपवाह को जलग्रहण क्षेत्र के सबसे दूरस्थ बिंदु से निकाय तक पहुंचने में लगता है। इस बिंदु पर संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र प्रवाह में योगदान दे रहा होता है। अगर टी आर टी सी से कम हो जाएगा तो पूरे क्षेत्र एक साथ योगदान नहीं देता, अपवाह अधिकतम संवाहित शिखर से कम होता है। टी आर इजकल टू टी सी, बारिश खत्म होने के ठीक बाद अपवाह अपनी अधिकतम क्षमता पीक फ्लो तक पहुंच जाता है। टी आर अगर ग्रेटर देन टी सी, तो जब तक वह स्थिति आती है तब तक पूरा जलग्रहण क्षेत्र पहले से ही प्रवाह में योगदान दे रहा होता है। टी सी, यदि वर्षा एक स्थिर तीव्रता से जारी रहती है तो वर्षा रुकने तक अपवाह उसी चरम दर पर स्थिर रहेगा। ए सेमी कन्फाइंड एक्वाफायर इज आल्सो कॉल्ड, सेमी कन्फाइंड एक्वाफायर जो होता है ये लीकी है, लीकी एक्वाफायर। एक अर्ध सीमित जलभृत कम से कम एक अर्ध पारगम्य परत जलभृत परत से घिरा होता है। चूंकि यह परत जलभृत या एक्वाफायर में पानी के ऊर्ध्वाधर संचलन या रिसाव की अनुमति देती है, इसलिए इसे आमतौर पर रिसावी मतलब लीकी एक्वाफायर कहा जाता है। अर्धपारगम्य, यह शब्द एक्वाफायर की सीमा बनाने वाली परत, एक्वाफायर की प्रकृति का वर्णन करता है, न कि स्वयं एक्वाफायर का। आर्टेजियन, यह एक सीमित एक्वाफायर का दूसरा नाम है। जलभृत मतलब एक्वाफायर जहां पानी दो पूरी तरह से अभेद परतों के बीच में दबाव में रहता है। आर्टेजियन या कन्फाइंड एक्वाफायर जो दो अभेद परतों के बीच में जो पानी भरा होता है और वो बहुत अधिक प्रेशर से होता है, उसमें से पानी खुद अपने प्रेशर से ही बाहर निकल आता है। फ्रेटिक, यह एक अनियंत्रित जलभृत का दूसरा नाम है जहां ऊपरी सतह वायुमंडलीय दबाव पर जल स्तर होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड ये जो है जियोफिजिकल का है, जियोफिजिकल का मेथड है ये। वाटर के ग्राउंड वाटर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। विद्युत प्रतिरोधकता विधि भूजल अन्वेषण के लिए प्रयुक्त एक प्रमुख भूभौतिकीय तकनीक है। इसमें विभिन्न वैज्ञानिक परतों, जल स्तर और संभावित जल भंडारों की पहचान करने के लिए विद्युत धारा के प्रति भूमिगत प्रतिरोधों को मापा जाता है। यद्यपि यह एक विद्युत विधि है, भूजल अन्वेषण के संदर्भ में यह भौतिकी के व्यापक वैज्ञानिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज इन confined aquifer is due to compression of aquifer and expansion of contained water for reduced pressure while pumping.
23 का आंसर क्या हो सकता है? 23 का बी, कन्फाइंड एक्वाफायर। कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज इन कन्फाइंड एक्वाफायर ड्यू टू कंप्रेशन एक्वाफायर। कंप्रेशन, क्योंकि पानी जो होता है कंप्रेस में होता है ना उसमें। ऑफ एक्वाफायर, एक्सपेंशन ऑफ कंटेनिंग वाटर द रिड्यूस प्रेशर विल पंपिंग। ओके। एक सीमित जल वृत्त में पानी वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में होता है। जब पंपिंग होती है तो दबाव हाइड्रोलिक हेड कम हो जाता है, तो दो भौतिक तंत्रों के माध्यम से भंडारण से पानी निकलता है। जल भृत संरचना का संपीड़न, द्रव दाब में कमी से मिट्टी चट्टान के कणों पर प्रभावी तनाव बढ़ जाता है, जिससे जल भृत थोड़ा संकुचित हो जाता है। पानी का विस्तार, दबाव कम होने पर पानी स्वयं थोड़ा फैलता है अपनी संपीड़ितता के कारण। इसके विपरीत एक अनियंत्रित जल भृत में जल स्तर के भौतिक रूप से नीचे गिरने के कारण पानी मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण जल निकासी के माध्यम से निकलता है। यही कारण है कि इसका भंडारण गुणांक लगभग इसकी विशिष्ट उपज के बराबर होता है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हैविंग हाई पोरोसिटी बट लो कैपेबिलिटी। पोरोसिटी तो इसकी ज़्यादा है लेकिन लो कैपेबिलिटी टू ट्रांजिट वाटर, मतलब पानी कम देता है। वो ले तो लेगा मगर पानी जल्दी से देगा नहीं। एक्वाक्लूडी है ये, देखते हैं। एक्वाक्लूड तो ना तो पानी लेता ना देता। अत्यधिक छिद्र युक्त बहुत सारा पानी धारण कर सकती है। हाँ, एक्वाक्लूड वही है जो यही है। एक्वाक्लूड एक ऐसी संरचना है जो अत्यधिक छिद्रयुक्त बहुत सारा पानी धारण कर सकती है, लेकिन इसकी पारगम्यता बहुत कम होती है, पानी को प्रभावी ढंग से संचारित नहीं करती। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मिट्टी है, जिसमें उच्च छिद्रयुक्त तो होती है, लेकिन छोटे कम जुड़े हुए छिद्र होते हैं जो पानी के प्रवाह को रोकते हैं। जलभृत एक ऐसा संरचना जो छिद्रयुक्त और पारगम्य दोनों होती है, जिससे यह महत्वपूर्ण मात्रा में पानी को संग्रहित और संचयित कर सकती है, जैसे रेत या बजरी। एक्वेटार्ड एक अर्ध पारगम्य संरचना, यह पानी को संग्रहित तो करती है लेकिन उसे धीरे धीरे संचारित करती है, जैसे रेतीली मिट्टी। जल भंडार एक ऐसी संरचना जो न तो छिद्रयुक्त होती है और न ही पारगम्य। यह न तो पानी का भंडारण करती है। A well development technique through pumping that can also be used for cleaning a clogged strainer is known as surging, bailing, flushing, backwashing। तो इसका सही आंसर बैकवॉशिंग, बैकवॉशिंग इसका सही है। बैकवॉशिंग एक कुआं विकास तकनीक है जिसमें पानी के प्रवाह को उलट दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आसपास के जल भंडार को हिलाने के लिए उच्च दबाव पर पानी को कुएं में पंप किया जाता है या डाला जाता है। इस क्रिया से कुएं का विकास करता है। यह महीन कणों, रेत, गाद, मिट्टी के पुलों को तोड़ता है ताकि उन्हें हटाया जा सके, जिससे कुएं की उपज बढ़ जाती है। छलनी की सफाई करता है। विपरीत प्रवाह कुएं की स्कीन या छलनी के छिद्रों को अवरुद्ध करने वाले मलबे या तलछट को प्रभावी ढंग से हटा देता है। विकास के लिए सर्जिंग, प्लंजर का उपयोग करके प्रत्यावर्ती गति उत्पन्न करना, और बेलिंग, तलछट जैसे उपकरणों का उपयोग करके तलछट हटाना जैसी अन्य विधियों का भी उपयोग किया जाता है। जबकि बैकवॉशिंग की विशेषता विशेष रूप से अवरोधों
को दूर करने के लिए पंपिंग के माध्यम से प्रवाह की दिशा को उलटना है। डाउन द होल हैमर ड्रिल इज ए टूल यूज्ड डैश ड्रिल ऑफ वेल, एयर परकशन रोटरी, रिवर्स रोटरी, कोर ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक ड्रिलिंग। तो एयर परकशन रोटरी। तो इसका आंसर एयर परकशन रोटरी। डाउन द होल, डीटीएच हैमर ड्रिल को दो क्रियाओं संयोजन से काम कर दिया। आगा, ड्रिल बिट के ठीक पीछे एक वायवीय हथौड़ा संपीड़न हवा द्वारा संचालित स्थित होता है जो चट्टान पर प्रहार करके उसे तोड़ता है। घूर्णन, ड्रिल स्ट्रिंग पूरी तरह घूमती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिट हर बार नई चट्टान से टकराए, क्योंकि इसमें संपीड़ित वायु का उपयोग करके प्रवाह हथौड़े को चलाया जाता है, जबकि रिग घूर्णी गति प्रदान करता है, इसलिए इसे वायु प्रहार घूर्णी ड्रिलिंग विधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह तकनीक कठोर चट्टान संरचनाओं में सीधे छेद करने के लिए अत्यधिक कुशल है। Hydraulic resistance of semi-pervious layer of semi-confined aquifer is reciprocal of dash specific yield, specific retention, leakage factor, porosity. लीकेज फैक्टर इसका सही आंसर जो है लीकेज फैक्टर। Hydraulic resistance of semi-pervious layer of semi-confined aquifer is reciprocal of leakage factor. नेक्स्ट चलते हैं। Saltation is a type of soil movement in dash erosion। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। साल्टेशन, स्प्लैश एरोजन, ये सब जो साल्टेशन होता है ये होता है विंड में। पवन अपरदन में मिट्टी की गति का एक प्रकार है। साल्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मध्यम आकार के मिट्टी के कण आमतौर पर 0.1 से 0.5 मिलीमीटर व्यास के हवा द्वारा उठाए जाते हैं और फिर जमीन की सतह पर उछलते या कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। जब ये कण जमीन पर गिरते हैं तो वे अक्सर अन्य कणों को विस्थापित कर देते हैं, जिससे और अधिक अपरदन होता है। यह हवा द्वारा मिट्टी की गति के 3 प्राथमिक तरीकों में से एक है, जिसमें निलंबन, हवा में ले जाए जाने वाले महीन कण और सतही रेंगना, जमीन पर लुढ़कने वाले बड़े कण शामिल हैं। इरोडिबिलिटी डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। किस पर डिपेंड करती है? सॉइल पे ही करती है इरोडिबिलिटी। मृदा अपरदनशीलता के कारण यह विशेष रूप से मृदा की अपरदन के प्रति अंतर्निहित संवेदनशीलता को संदर्भित करता है। यह भौतिक और रासायनिक मृदाओं विशेषताओं जैसे बनावट, रेत, गाद, चिकनी मिट्टी की मात्रा, संरचना, कार्बनिक पदार्थ और पारगम्यता द्वारा निर्धारित होता है। वर्षा अपरदनशीलता से संबंधित है, जो कि मिट्टी के गुण की बजाय अपरदन पैदा करने की वर्षा की क्षमता है। भूमि आवरण और भूमि उपयोग ये बाहरी कारक हैं जो मिट्टी की सतह की रक्षा करके कटाव की दर को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे मिट्टी की आंतरिक अपरदनशीलता को परिभाषित नहीं करते। इन केस ऑफ फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग द विड्थ ऑफ स्ट्रिप आर इक्वल।
स्ट्रिप आर अनइक्वल यूनिफॉर्म होती है। जो फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग में जो होती है उसकी जो विड्थ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, हर जगह बराबर होती है वो। एक समान सी है। खेत पट्टीनुमा खेती में भूमि को एक समान चौड़ाई की समांतर पट्टियों में विभाजित किया जाता है जो सामान्य ढाल के आर पार बिछाई जाती है। यह विधि आमतौर पर उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहाँ स्थलाकृति इतनी अनियमित होती है कि सटीक समोच्च रेखाओं का अनुसरण करना संभव नहीं होता। पट्टियों की चौड़ाई को एक समान रखने से कृषि मशीनों का कुशल उपयोग संभव होता है, साथ ही मृदा अपरदन को कम करने और जल निकासी को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। ये जो है गोल गोल करके इस तरीके से होती है। अब जो यहाँ से जो पानी बह के जाएगा उसे तो पहले यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकने के बाद फिर ये यहाँ पर आकर रुकेगा, ऐसे रुकेगा, पानी भी रुकेगा और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। कंटूरिंग फॉर एरोजन कंट्रोल अफेक्टेड द डैश फैक्टर। कंटूरिंग फॉर एरोजन, इरोसिविटी, एरोडिबिलिटी, स्लोप या कंजर्वेशन प्रैक्टिस। कंटूरिंग फॉर एरोजन कंट्रोल, इरोसिविटी। अभी 1 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन प्रैक्टिस। ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। अब इसमें अलग अलग दे रखा, आर अपरदनशीलता, के चरणशीलता, एल एस ढलान है, सी आवरण और प्रबंधन, पी संरक्षण अभ्यास। कंटूरिंग स्ट्रिप और टेरेसिंग के साथ मिलकर कोई मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई सहायक पद्धति है जो अपवाह के लिए अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए यह सीधे पी कारक संरक्षण पद्धति कारक को प्रभावित करती है। द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स टू मेजर सॉइल एरोजन इज डैश। लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स टू मेजर सॉइल एरोजन इज, ये जो है 22, इसका सही आंसर 22.1 मीटर है। मापदंडों के आधार मृदा अपरदन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक प्रायोगिक इकाई प्लॉट की लंबाई 22.1 मीटर है। मानक भूखंड आयाम इकाई को 9% की एक समान ढाल पर 72.6 फीट की लंबाई भूखंड के रूप में परिभाषित किया गया है। ढलान की लंबाई ढलान का कारक की गणना करने और मृदा अपरदनशीलता कारक के निर्धारित करने के लिए संदर्भ के रूप में किया जाता है। इकाई भूखंड की स्थितियाँ स्खलन पर मिट्टी और स्थलाकृति के प्रभावों को अलग करने के लिए भूखंड को आमतौर पर ऊपर और नीचे की ओर जुताई के साथ निरंतर प्रति स्थिति में रखा जाता है। द ब्रेक थर्मल इफिशियंसी जो होती है 40% होती है। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी या इंजन की क्रैंकशाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, ब्रेक शक्ति और इंजन जलाने से उत्पन्न शक्ति का अनुपात है। इसमें ऊष्मागतिकीय और यांत्रिक दोनों प्रकार की हानियों को ध्यान में रखा जाता है। डीजल इंजन रेंज, हालांकि सांकेतिक तापीय दक्षता सिलेंडर के अंदर विकसित शक्ति अधिक हो सकती है, लेकिन आधुनिक डीजल इंजन के लिए वास्तविक ब्रेक तापीय दक्षता आमतौर पर 30 से 40% तक ही होती है। 30 से 40% तक ही होती है। तुलना, पूर्ण भार और निर्धारित गति पर डीजल इंजन आमतौर पर गैसोलीन
एसआई इंजनों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, जिनकी दक्षता आमतौर पर 25% से 30% तक होती है। अन्य विकल्प 60, 75, ये 90 मानक आंतरिक दहन इंजनों के लिए अव्यावहारिक रूप से उच्च है, क्योंकि निकास और शीतलन और घर्षण के माध्यम से ऊष्मा का नुकसान होता है। मैक्सिमम इंजन टॉर्क इन ट्रैक्टर इंजन इज जनरेटेड। Maximum engine torque in tractor engine is generated at rated speed at about 400 rpm less than rated speed at about 400 rpm more than rated speed। इसमें जो बी दिया at about 400 rpm less than rated speed, बी सही है। रेटेड स्पीड यह इंजन की वह गति है जिस पर निर्माता इंजन की अधिकतम शक्ति उत्पादन क्षमता निर्दिष्ट करता है। अधिकतम टॉर्क ट्रैक्टर में उपयोग होने वाले अधिकांश आंतरिक दहन इंजनों में अधिकतम टॉर्क निर्धारित गति से कम गति पर प्राप्त होता है। यह अंतर, जिसे अक्सर टॉर्क वृद्धि कहा जाता है, ट्रैक्टर को बिना रुके बढ़ते भार को संभालने में सक्षम बनाता है। अंतर, कई कृषि ट्रैक्टर इंजनों के लिए यह अधिकतम टॉर्क आमतौर पर रेटेड इंजन गति से लगभग 400 से 600 आरपीएम नीचे होता है, ताकि भारी खेत के काम के लिए खींचने की क्षमता प्रदान की जा सके। मैक्सिमम इंजन पावर इन ट्रैक्टर इंजन इज जनरेटेड एट रेटेड स्पीड एट मैक्सिमम इंजन स्पीड एट अबाउट 50% ऑफ मैक्सिमम इंजन स्पीड। Maximum engine power is in tractor engine is generated at rated speed at maximum engine speed at about 50% of maximum speed। इसका सही आंसर रेटेड गति पर, ए फर्स्ट जो है सही है। रेटेड इंजन की वह विशिष्ट गति आरपीएम है जिस पर निर्माता यह गारंटी देता है कि इंजन मानक परिस्थितियों में अपनी अधिकतम नियंत्रण शक्ति का उत्पादन करेगा। टॉर्क बनाम पावर, जबकि अधिकतम टॉर्क आमतौर पर कम गति पर उत्पन्न होता है, खींचने की शक्ति प्रदान करने के लिए अधिकतम हॉर्स पावर शक्ति उच्च रेटेड आरपीएम पर प्राप्त होती है, जहां टॉर्क और गति का संयोजन अनुकूलित होता है। अधिकतम इंजन गति, अधिकतम गति रेड लाइन पर संचालन करने से अक्सर आंतरिक घर्षण में वृद्धि और आयतनिक दक्षता में कमी के कारण शक्ति में गिरावट आती है। द मैक्सिमम ड्रॉबार पावर ऑफ टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर इज अचीव्ड एट द व्हील स्लिप ऑफ। ड्रॉबार पावर ऑफ द टू व्हील drive tractor is achieved two-wheel drive tractor is achieved at the wheel slip of 0 से 10%, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 to 20। दो पहिया ड्राइव 2WD ट्रैक्टर के लिए अधिकतम ड्रॉबार पावर आमतौर पर टू व्हील ड्राइव के लिए है। पावर आमतौर पर तब प्राप्त होती है जब व्हील स्लिप 10 से 20% की सीमा में होती है। 10 से कम फिसलन, ट्रैक्टर अपनी पूर्ण कर्षण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता, खींचने की शक्ति कम है। 20% से अधिक फिसलन, टायरों के अधिकतम घूमने और मिट्टी के कटाव के कारण ऊर्जा बर्बाद होती है, जिससे वास्तविक आगे की गति और इस प्रकार शक्ति कम हो जाती है। अधिकांश कृषि योग्य मिट्टी की स्थितियों जैसे कि ठोस मिट्टी में अधिकतम दक्षता और बिजली उत्पादन इस विशिष्ट 10 से 20 सीमा के भीतर होता है।
performance of tractor may be improved by ballasting. Tractive performance of a tractor may be improved by ballasting front wheels, ballasting rear wheels, reducing inflation pressure of traction wheels, all of the above. तो इसका सही आंसर ब्लास्टिंग ऑफ फ्रंट व्हील्स। ट्रैक्टर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रैक्टर में भी इम्प्रूव्ड बाई, ये देखना पड़ेगा इसका मुझे जो है। ट्रैक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ट्रैक्टर में भी इम्प्रूव्ड बाई, रियर व्हील भी हो सकता है। ब्लास्टिंग आगे की और पीछे के पहियों में वजन बैलास्ट जोड़ने से मिट्टी पर नीचे की ओर लगने वाला बल सामान्य बढ़ जाता है, जिससे टायरों और जमीन के बीच घर्षण और परस्पर पकड़ बढ़ जाती है, जिससे पहिए फिसलन कम हो जाते हैं और खींचने की शक्ति बढ़ जाती है। फ्रंट ब्लास्टिंग भारी खिंचाव के दौरान आगे के हिस्से को ऊपर उठाने से रोककर स्टीयरिंग नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। रियर ब्लास्टिंग प्राथमिक ड्राइव पहियों के लिए कर्षण को सीधे बढ़ाता है। टायर का दबाव कम करना, इससे मिट्टी के साथ टायर का संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। अधिक संपर्क क्षेत्र से वजन बेहतर ढंग से वितरित होता है, मिट्टी का संघनन कम होता है और टायर का अधिक हिस्सा सतह पर पकड़ बनाए रखता है। इसका आंसर जो है क्या है? कर्षण क्षमता के तात्पर्य शक्ति को खींचने की शक्ति में परिवर्तित की ट्रैक्टर की क्षमता से है। इसे इन्फ्लेशन प्रेशर फॉर ट्रैक्शन व्हील्स, ऑल ऑफ अबव है इसका। The longitudinal stability of tractor can be improved by putting dead weight on the front axle. Longitudinal stability के लिए तो dead weight जो है फ्रंट एक्सल पे लगाना पड़ता है। आगे धुरे पर अतिरिक्त भार डालना। गुरुत्वाकर्षण केंद्र, आगे के एक्सल पर भार डालने से ट्रैक्टर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र आगे की ओर खिसक जाता है। इससे आगे के पहियों को जमीन से ऊपर उठने, पीछे की ओर पलटने से रोकने में मदद मिलती है, जो भारी और भार खींचते समय या खड़ी ढलानों पर गाड़ी चलाते समय अनुदैर्घ्य स्थिरता का एक सामान्य कारण है। स्टीयरिंग नियंत्रण, आगे के एक्सल पर अधिक भार रखकर ट्रैक्टर और स्टीयरिंग पहियों के लिए बेहतर कर्षण बनाए रखता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऑपरेटर वाहन की दिशा को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सके। सामान्य अभ्यास, किसान अक्सर भारी रियर माउंटेड उपकरणों का उपयोग करते हैं समय विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए फ्रंट एंड वेट या सूटकेस वेट का उपयोग करते हैं। द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हील्ड ट्रैक्टर लाइज इन द रेंज ऑफ, वो 85 से जो सुनने की वो है 85 से 90 डेसिबल होती है, मगर ये हर्ट्स में पूछ रहा है। हर्ट्स आमतौर पर 1 से 2 हर्ट्ज की सीमा में होती है। ये सही है इसका। महिंद्रा ट्रैक्टर का बिना अवमंदन वाला प्राकृतिक आवृत्ति आमतौर पर 1 से 2 हर्ट्ज की सीमा में होती है। यदि निम्न आवृत्ति रेंज मुख्य रूप से ट्रैक्टर के भारी वजन और इसके बड़े आकार, वायवीय टायरों की अपेक्षा कम कठोरता के कारण है, जो प्राथमिक निलंबन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। यह विशेषता ट्रैक्टर डिजाइन में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह खेत में काम करते समय ऑपरेटर के आराम और वाहन की स्थिरता दोनों को प्रभावित करती है।
ऑपरेटर का आराम 1 से 2 हर्ट्ज की इस सीमा में कंपन ऑपरेटर के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला हो सकता है, क्योंकि यह मानव शरीर के कुछ आंतरिक अंगों की अनुनाद आवृत्ति के करीब होता है। द डेप्थ ऑफ कट ऑफ सबसॉइलर नॉर्मली लाइज इन द रेंज ऑफ, जो इसकी होती है 30 से 60 सेंटीमीटर होती है सबसॉइलर की रेंज जो होती है। सबसॉइलर भारी भरकम जुताई उपकरण होते हैं जिन्हें मानक हल की पहुंच से काफ़ी नीचे स्थित हार्ड पैन संपीड़ित मिट्टी की परतों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया, जबकि कुछ विशेषीकृत इकाइयाँ 75 सेंटीमीटर या उससे अधिक की गहराई तक पहुंच सकती है। अधिकांश कृषि उपमिट्टी की खुदाई के लिए सामान्य परिचालन सीमा 30 से 60 सेंटीमीटर लगभग 12 से 24 इंच के बीच होती है। विकल्प ए बी सी उन गहराइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें आमतौर पर मोल्डबोर्ड हल या डिस्क हल जैसे प्राथमिक उपकरणों द्वारा संभाला जाता है, जो आमतौर पर 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में काम करते हैं। इन केस ऑफ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, अल्ट्रा लो वॉल्यूम जो स्प्रेयर एप्लीकेशन रेट पूछ रहा है इसका 0.5 से 0.10 तक होता है, वो 0.5 से 10 लीटर पर हावर तक होता है। ये इसका सही है। देख लेते हैं बाकी 0.5 से 5 लीटर हेक्टेयर, हालांकि कुछ वर्गीकरणों में से 10 लीटर पर हेक्टेयर तक बढ़ाते हैं। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे के मामले में छिड़काव की दर आम तौर पर निम्न सीमा में होती है, जो उच्च है हाई वाले जो है 400 लीटर पर हेक्टेयर लीटर से अधिक, कम वाले 5 से 400 लीटर तक। अल्ट्रा लो वॉल्यूम वाले हैं 0.5 से 5 लीटर। चार सौ से अधिक वाले उच्च वाले होते हैं और 5 से 400 वाले कम। अति निम्न वाले 0.5 से 5 लीटर। In moldboard plow, vertical down section is provided for the maintaining uniform. Moldboard plow vertical down section is provided width of cut, depth of cut. Vertical section, depth of cut. बाकी एक बार नजर मार लेते हैं। जिसे डाउन सेक्शन भी कहा जाता है, हल्के फाल के सिरे का नीचे की झुकाव होता है जो हल को मिट्टी में गहराई तक जाने में मदद करता है। एक समान गहराई तक कटाई बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। कटाई की गहराई इन डिस्क प्लाव द डेप्थ ऑफ कट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। डिस्क प्लाव में डेप्थ ऑफ कट कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे होता है, झुकाव कोण को बढ़ाकर कटाई की गहराई को बढ़ाया जा सकता है। झुकाव कोण वह कोण है जिस पर काटने वाले किनारे का तल एक ऊर्ध्वाधर रेखा के सापेक्ष झुका होता है। इस कोण को बढ़ाने से आमतौर पर प्रवेश क्षमता में सुधार होता है, विशेषकर भारी या चिपचिपी मिट्टी में। वजन बढ़ाना, हल्का कुल वजन बढ़ाने से डिस्क कठोर मिट्टी में अधिक गहराई तक प्रवेश करने में मदद मिलती है। डिस्क का कोण, डिस्क के तल और यात्रा की दिशा के बीच के कोण को समायोजित करने से कट की चौड़ाई और गहराई भी प्रभावित होती है। धार तेज करना, डिस्क के किनारों को तेज रखने से प्रतिरोध कम होता है, जिससे मिट्टी में आसानी से प्रवेश हो पाता है। द सॉइल कटिंग टूल्स आर जनरली मेड ऑफ, जो
सॉइल कटिंग टूल्स जो होते हैं, फार जो होती है, वे अधिकतर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। उच्च कार्बन इस्पात, हल्के फार, हैरो, डिस्क, कल्टीवेटर पॉइंट जैसे मिट्टी काटने वाले उपकरणों के लिए एक ऐसी सामग्री की आवश्यकता होती है जो अत्यंत कठोर हो और मिट्टी के कारण होने वाले उच्च घर्षण के प्रति प्रतिरोधी हो। इसका जो है 0.6, जिसमें आमतौर पर 0.6% से 1.5% कार्बन होता है उच्च हाई कार्बन स्टील वाले में, क्योंकि इसे उपचारित करके आवश्यक कठोरता और मजबूती प्राप्त की जा सकती है, जिससे तेज धार बनी रहती है और साथ ही घिसावट और विरूपण का प्रतिरोध भी होता है। कम कार्बन वाला इस्पात बहुत नरम होता है और जल्दी घिस जाता है। मिट्टी की जुताई में लगने वाले प्रभाव बलों के लिए कच्चा लोहा आमतौर पर बहुत भंगुर होता है। हाई स्पीड स्टील यह एक महंगी मिश्र धातु है जिसे उच्च तापमान पर धातु की मशीनिंग के लिए डिजाइन किया गया, और यह कृषि मिट्टी के औजारों के लिए लागत प्रभावी या आवश्यक नहीं है। Plowing with tractor mounted mold board plow is normally done at the speed 3 से 4 किलोमीटर के आसपास होता है। देखिए 4 से 6 किलोमीटर पर आवर, 4 से 6 वाला बी मोल बोर्ड की स्पीड। ट्रैक्टर पर लगे मोल बोर्ड से जुताई की सामान्य गति के लिए सही 4 से 6 किलोमीटर पर आवर है। 1 से 3 किलोमीटर घंटा की गति आमतौर पर कुशल कृषि कार्य क्षमता के लिए बहुत धीमी होती है, और यह आमतौर पर पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले उपकरणों की विशेषता है। यह पशुओं के लिए 8 से 12 किलोमीटर जो है अक्सर बहुत तेज होती है, जिससे पथरीली मिट्टी में मिट्टी की खराब जुताई हो सकती है और हल्के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। इन ड्राई लैंड एरिया द प्लांटेशन मेथड जनरली practice is called furrow planting, ridge planting, flat bed plantation, ridge and furrow plantation. Dry land area the plantation method, furrow plantation, ridge plantation, ये देखना पड़ेगा। मेड और नालीदार, मेड CS का बेड, फ्लैट बेड प्लांटेशन, मेड और नाली विधि, मेड और नाली विधि, डी 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 बेहतर पैदावार, यह विधि जड़ों के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करती है और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में समतल क्यारियों में बुआई की तुलना में फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। Will puddling the soil, maximum puddling occur at moisture content between moisture content, खेत की क्षमता और संतृप्ति के बीच। इसमें ऑप्शन दिए ही ना, खेत की क्षमता और संतृप्ति के बीच होती है।
इष्टतम नमी सीमा, अधिकतम जल भराव, मिट्टी के कणों का सबसे कुशल विनाश। नमी की मात्रा की एक संकीर्ण सीमा के भीतर होता है, जो आमतौर पर क्षेत्र क्षमता से थोड़ा ऊपर शुरू होता है और संतति तक जारी रहता है। भौतिक प्रभाव, इस श्रेणी में मिट्टी नरम और अत्यधिक लचीली होती है। जुताई के कण आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और चिकनी मिट्टी फैल जाती है, जिससे एक कीचड़ युक्त अवैध परत बन जाती है, जो धान की रोपाई के लिए आदर्श होती है और जल रिसाव को कम करती है। किसान प्रथा, अक्सर किसान खरपतवारों को मिट्टी में मिलाने के लिए संतृप्ति या स्थिर जल से ऊपर नमी के स्तर तक पानी को जोतना शुरू कर देते हैं और फिर मिट्टी के इष्टतम नमी स्तर तक पहुंचने पर अधिकतम मात्रा में समुच्चय अपघटन प्राप्त करने के लिए इसे जारी रखते हैं। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर फॉर पडलिंग द soil फॉर राइस कल्टीवेशन। पचास से 100 mm, 56 का 5 से, हाँ यही है, 50 से 100 mm। धान के खेतों में जुताई की प्रक्रिया के लिए आवश्यक स्थिर जल की इष्टतम गहराई आमतौर पर 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। 5 से 10 सेंटीमीटर मिट्टी को पलटने वाले ये के लिए इष्टतम गहराई इतनी है। और 2 से 5 सेंटीमीटर पौधरोपण के लिए दौरान गहराई रखी जाती है, ताकि कल्ला निकलने का बढ़ावा मिल सके। 19 सेंटीमीटर कोर, पौधों को पानी देने की इष्टतम गहराई। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड बायोमास, सॉलिड बायोमास का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज यह पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक बहुलक है और आमतौर पर पौधों के शुष्क द्रव्यमान का 40 से 50% हिस्सा होता है। 40 से 50% हिस्सा होता है। यह कोशिका भित्तियों की संरचना सहारा प्रदान करता है। हेमीसेल्यूलोज यह दूसरे सबसे आम घटक है, जो जैव द्रव्यमान का लगभग 20 से 30% हिस्सा होता है। ये 20 से 30% होता है हेमीसेल्यूलोज। लिग्निन का 15 से 25%। फिक्स डोम टाइप बायोगैस, फिक्स डोम टाइप जो होता है वो जनता बायोगैस। जनता मॉडल या जनता प्रकार बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। यानी इसमें एक बेलनाकार किण्वन कक्ष पाचन यंत्र के ठीक ऊपर निर्मित एक स्थिर अचल गुंबद के आकार का गैस धारक होता है। उत्पत्ति यह डिजाइन भारत में पेश किया गया पहला स्थिर गुंबद वाला मॉडल था, जो चीनी प्रौद्योगिकी से प्रेरित था। विकास, हालांकि जनता मॉडल अग्रणी था, लेकिन बाद में दीनबंधु मॉडल ने काफ़ी हद तक इसका स्थान ले लिया, जो निर्माण सामग्री की बचत करने और संरचना मजबूती में सुधार के लिए अर्ध गोलाकार डिजाइन का उपयोग करता है। मेजर बायो प्रोडक्ट ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन इज, मेजर बायो प्रोडक्ट ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन इज जो होती है ग्लिसरॉल। बायोडीजल उत्पन्न का प्रमुख उत्पादक ग्लिसरॉल, जिसे ग्लिसरीन भी कहा जाता है। बायोडीजल का उत्पादन आमतौर पर ट्रांस
एस्ट्रिफिकेशन नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में वसा या तेल ट्राइग्लिसराइड एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल आमतौर पर मेथनॉल के साथ अभिक्रिया करते हैं। बायोडीजल प्राथमिक उत्पाद मिथाइल एस्टर। The type of furrow openers recommended for use in the hard and trachy ground and also is wet sticky soil single disc type। जो हार्ड और ट्रेसी ग्राउंड आल्सो वेट स्टिकी सिंगल डिस्क टाइप। सिंगल डिस्क फरो ओपनर्स में एक अवतल डिस्क होती है जो एक कोण पर स्थापित होती है। कठोर या कचरे से भरी अवशेषों से युक्त जमीन में ये अत्यधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि डिस्क की घूमने वाली क्रिया मलबे को काटती है और स्थिर ओपनर्स की तुलना में कठोर मिट्टी में अधिक आसानी से प्रवेश करती है। ये मशीनें गीली और चिपचिपी मिट्टी में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं क्योंकि इनमें आमतौर पर खुरचनी लगी होती है जो डिस्क पर मिट्टी के जमाव को रोकती है जिससे लगातार खांचे बन पाते हैं। प्लांटर डिफर फ्रॉम द सीड ड्रिल। प्लांटर डिफर क्यों है? क्योंकि काइंड ऑफ मीटरिंग मशीन बीज में अपने की प्रणाली निहित सीड ड्रिल। Most commonly used metering mechanism for fertilizer is उर्वरक के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मापन तंत्र नलीदार रोलर, जिसे अक्सर हेलिकल नलीदार रोलर के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। बीज सह उर्वरक ड्रिल मशीनों में यह तंत्र उर्वरक को वांछित दर पर समान रूप से डालने की क्षमता के कारण पसंद किया जाता है, जिससे दानों को न्यूनतम नुकसान होता है। और अन्य प्रकारों में ग्रेविटी फीड या नालीदार रोलर प्रकार शामिल है, लेकिन नालीदार रोलर अधिकांश सामान्य कृषि उपकरणों के लिए मानक बना हुआ है। कट ऑफ डिवाइस इज नॉट रिक्वायर्ड। कट ऑफ डिवाइस इज नॉट required with incline perimeter horizontal vertical incline। The size of seed drill is expressed फरो ओपनर्स और उनके बीच की दूरी। फरो ओपनर्स और डिस्टेंस बिटवीन टू फरो ओपनर्स। In hydraulic sprayer, the degree of automation is primarily a function. Hydraulic sprayer, the degree of automation, the primary function of liquid pressure and nozzle characteristic, air velocity, single of nozzle, single and shape of automation। इसका क्या हुआ? जिन्हें प्रेशर एटमाइजिंग स्प्रेयर भी कहा जाता है, जिन्हें प्रेशर एटमाइजिंग स्प्रेयर भी कहा जाता है। इसका डी हो जाएगा, सिंगल एंड शेप ऑफ ऑटोमाइजर्स। ए है इसका आंसर। ये है वेलोसिटी।
क्योंकि बी भी दिया है, सी और डी, क्योंकि कह रहा है सी और डी में तो टाइपोग्राफिकल अथॉरिटी है, और भी यह वायवीय वायु परमाणुकरण स्प्रेयरों में प्राथमिक कारक है, हाइड्रोलिक स्प्रेयर में नहीं। ऑटोमाइजेशन ऑफ स्प्रेयर फ्लूइड कैन बी अचीव्ड बाय, ऑटोमाइजेशन ऑफ स्प्रेयर फ्लूइड कैन बी अचीव्ड बाय, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक बड़े तरल को बारीक बूंदों में तोड़ा जाता है। ऊर्जा स्रोत और उपयोग किए गए उपकरणों के आधार पर इसे कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोलिक दबाव, परमाणुकरण तरल को उच्च दबाव पर एक छोटे नोजल से गुजारना, दबाव ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे तरल बाहर निकलते समय बूंदों में टूट जाता है। वायवीय वायु परमाणुकरण गैस की एक उच्च वेग वाली धारा, आमतौर पर संपीड़ित हवा का उपयोग करके तरल धारा पर प्रहार करना, जहां दोनों अवस्थाओं के बीच कतरनी बल के कारण तरल विघटित हो जाती है। लास्ट ही है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्लास 1 घंटा 16 मिनट हो गए, चलो यहीं एंड करते हैं।